गुड मॉर्निंग। आप सब लोग अपने अपने घरों में बहुत सुरक्षित होंगे, बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आप रह रहे होंगे, अच्छे से आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे साथ साथ थोड़ा बहुत, जैसा कि मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप मेरे अपने छोटे हैं तो मैं तो आपके बारे में अच्छा ही सोचूंगी। खैर चलिए, हमने जो अब तक पढ़ा, हम सिक्स जो चैप्टर है क्लास 7th की ज्योग्राफी की जो बुक का है, एक्चुअली है क्या, देखिए यूपी बोर्ड की जो किताब है और एनसीईआरटी की जो किताब है, सीबीएसई बोर्ड में लगती है, अलग अलग बोर्ड होते हैं, तो सेंट्रल बोर्ड जो है उसमें लगती है एनसीईआरटी की किताबें, और यूपी गवर्नमेंट की अपनी, हर स्टेट की अपनी अपनी किताबें होती हैं, उनके अपने पर्सनल लेवल पे, है ना। उनका जो मन करता है वो वाले प्रकाशन की किताब लगाते हैं। अब हुआ क्या है दरअसल ही कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन्हीं किताबों को, अंदर वो ही है सारा का सारा, सिर्फ इसका जो ऊपर वाला पेज है ना, जो कवर पेज है, वो जिसको आप जिल्द विल्द कहते होंगे, उसको हटा के उस पर दूसरा कुछ लगा दिया है, अपना प्रकाशन का नाम लिख दिया है, लेकिन किताब वो किसकी है, एनसीईआरटी की है। उसका पूरा मैटर अंदर वाला वही है। अगर आपको मेरा यकीन नहीं है तो आप खुद से देख लीजिएगा। आप ई पाठशाला डाउनलोड करें, वहाँ किताबें देखें और फिर अपनी जो आपकी यूपी बोर्ड की किताबें उन्हें देखें। तो इसलिए आप बेफिक्र हो जाइए कि आपको ये ना लग रहा हो कि भाई हम तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अब तो ये तो गलत हो जाएगा, हमें तो ये नहीं पढ़नी चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो आपको क्या है कि आपको ये बहुत धैर्य से समझनी है, पढ़नी है, क्योंकि ये वही किताबें हैं जो कि आपके काम की चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, आपके काम की है और बहुत काम की हैं ये। आप इनको ऐसे भी मत मान के चलिए कि इनसे हमारा कुछ भला नहीं होना है, अरे 7th की किताब है हम क्यों पढ़ें, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 7th की किताब ये भले ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें ऐसे ऐसे दिए गए हैं, भाई साहब छक्के छुड़ा देंगे ये आपके। अगर आपको ये वाली किताबें समझ में आने लग गई ना, तो आप समझ लीजिएगा कि आप ज्योग्राफी पढ़ना सीख रहे हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है ना, तो फिर आप समझ लीजिए कि ज़िंदगी में ज्योग्राफी आपको समझ नहीं आएंगी, ठीक है। और मेरी बात को आप यकीन मानिए, अगर मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ तो वो आपके भले के लिए और बहुत एक्सपीरियंस के बाद बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद इन सब चीज़ों को देखा और मैं इसी फेज से निकली हुई हूँ जिस फेज में आप लोग हैं। क्योंकि स्कूलों में ये सब बातें होती नहीं हैं, क्योंकि हमें जो पढ़ाया जाता है वो आगे आने वाली जो शिक्षा प्रणाली जैसी है उससे वो मैच नहीं खाता है ना। हम लोग क्रेमिंग पे विश्वास करते हैं कि रट लीजिए, पेपर नंबर ले आइए, बस हो गया, पास हो गए, बस हो गया, ठीक है। जब आगे जाते हैं तो वहाँ तो कंपटीशन है, आपको हर क्षण एक कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, और आप इस लायक स्कूल से बन के निकल नहीं रहे, क्योंकि आप चीज़ों को वैसे देख ही नहीं रहे हैं जैसे आपको ज़िंदगी में उनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अनुमोदन है, आप जो समझते हैं, आप मुझे जो भी मानते होंगे, मैडम मानते हो, बड़ी बहन की तरह मानते हो, दीदी मानते हो, जो भी मानते हो, आपको जो ठीक लगता हो वैसे मान लीजिए, बस पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके भविष्य की बात है। और मैं तो दिल से चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान बने, ठीक, आप बहुत ज्ञानवान हो, आपके पास बहुत प्रॉस्पेरिटी हो, आप बहुत धनवान बने, आप यस हो दुनिया भर का आपके पास में, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं ऐसी इच्छा रखती हूँ, मैं ऐसी विश करती हूँ आपके लिए। चलिए हम अपना पढ़ाई लिखाई का काम शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए साहब, अभी हमने यहाँ पे, मैंने आपको ये वाला एक सेंटेंस पढ़ के बताया था और मैंने आपको इसका मतलब भी बताया था कि इसका क्या मतलब होता है, बताया था ना कि भाई हिमालय पे अगर आप चढ़ते हैं, ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप जाएंगे तो आप बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए जैसे आप यहाँ से 0 डिग्री से चलना शुरू किया है और ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सेम वैसी ही बनस्पति आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक। मैंने आपको ये चीज़ प्रूव करके भी दिखाई थी कि ये कैसे होता है, और मैंने आपको ये बताया था कि ऐसा क्यों होता है, बताया था ना। तो अब देखिए, अब जो जैसे हमने 3 प्रकार की चीज़ें पढ़ी थी, 3 प्रकार के, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 श्रेणियों में बांटा गया था किसको, प्राकृतिक वनस्पति को। प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, इस वर्ड का मीनिंग 6th क्लास की बुक में ऑलरेडी आ चुका है। इसका मतलब ये होता है कि जो घास या जो पेड़ पौधे जो बिना किसी ह्यूमन हेल्प के, बिना किसी मानव सहायता के उगाते हैं, ऐसी वो प्राकृतिक वनस्पति होती है, ठीक है। तो इनको 3 तरीके के कहा गया, एक था वन, एक था घास स्थल, एक थी कांटेदार झाड़ियाँ, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, वन के टाइप पढ़ेंगे कि वन कितने प्रकार के हो सकते हैं। समझ गए बात को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो वन हो सकते हैं, देखिए सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन।
अब आप इस शब्द के मतलब को डिकोड कर लीजिए तो आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए ये है 0 डिग्री भाई साहब। 0 डिग्री का मतलब है कि पृथ्वी को 2 बराबर में जो लाइन बांटती है ना नॉर्थ और साउथ में, वही हमारी 0 डिग्री होती है। मोटे तौर पे आप ऐसा समझ लीजिए। इसी को विषुवत वृत्त कहते हैं, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, यानी कि जो भू के मध्य में से खिंची हुई है। इसी को इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, इसी को 0 डिग्री कहते हैं, एक ही बात है वो। चलिए, तो मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पे जो है ना सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं इस वाले एरिया में, जो ये 0 डिग्री वाला एरिया है। 0 डिग्री वाला जो एरिया है, यानी कि 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री तक सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। मतलब वर्ष के किसी न किसी दिन यहाँ पे सीधी ज़रूर पड़ेंगी किरणें, और जहाँ पे किरणें सीधी पड़ेंगी तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ऑब्वियस बात है, ये समझ गए आप। देखिए इस वाले जोन को इसीलिए कहा जाता है उष्ण। उष्ण माने होता है भाई साहब गर्म, गर्म, हॉट, ठीक है। और कटिबंध का मतलब होता है, ये 2 शब्द हैं, ये एक नहीं, ये 2 शब्द हैं। देखिए एक है उष्ण और एक है कटिबंध। उष्ण का मतलब तो हो गया जी गर्म, और कटिबंध का मतलब होता है जोन या क्षेत्र। जोन और क्षेत्र एक बात होती है। सदाबहार का मतलब है जो हमेशा हरे भरे रहें, वही उसी को कहते हैं ये तो आदमी सदाबहार है, तो हमेशा मस्त रहता है। और वन तो आपको पता है वन क्या होता है, समझ गए। अब देखिए हमने जैसे ही इस शब्द को डिकोड किया, जैसे ही इस वाले शब्द को डिकोड किया, तो हमें चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई कि कैसे वाले वन होंगे। देखिए एक तो ये वन वो होंगे जो कि गर्म क्षेत्र में हो रहे होंगे, और एक ये वन ऐसे होंगे कि सदाबहार होंगे, हमेशा हरे भरे दिखेंगे। इतनी बात आपको यहाँ तक आई होप सो क्लियर हो गई होगी। तो ऐसा कब होता है, ऐसा क्यों होता है? और मान लीजिए ये आपकी 0 डिग्री है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ अगर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो तापमान ऑलरेडी ज़्यादा होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। जब तापमान ज़्यादा होगा, देखिए आपने कभी ऐसा देखा है, ये जैसे मान लीजिए ये चूल्हा है, आपके घर का चूल्हा है, अंगीठी है, ये गैस है, इसके पास अगर इसमें आग जली हुई है और इसके पास में कोई भी दूसरी चीज़ रखी होगी ना, तो वो उसमें भी वो भी गर्म हो जाती है, उसमें भी हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। होता है ना ऐसा? ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ की हीट यहाँ ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि टेम्परेचर को बैलेंस करने की आदत होती है। ज़मीन पे हर चीज़ ऐसी है इस दुनिया में, प्रकृति में जब आप जाएंगे आप देखेंगे कि यहाँ हर चीज़ ना बैलेंस के चक्कर में लगी हुई है। ऐसे कहते हैं ना कि अगर कहीं से कोई चीज़ हट गई है, कहीं से कोई चीज़ हट गई है तो दूसरी वैसी ही चीज़ उस जगह को भरने के लिए वापस आ जाती, दूसरी जगह से आ जाएगी तुरंत से। ऐसा हवा के साथ देखिए कैसे होता है। देखिए अब होगा क्या, यहाँ समझिए पहले। टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा तो आसपास जितना भी कुछ होगा वो सब गर्म हो जाएगा। हवा होगी वो भी गर्म हो जाएगी, ऑब्वियस बात है, क्योंकि हवा तो है ही चारों तरफ। गर्म हो जाएगी तो वो ऊपर उठेगी, जब हल्की हो जाएगी तो ऊपर उठेगी, और जैसे जैसे ऊपर उठेगी उसका टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा ऊंचाई के साथ में, तो कंडेंसेशन है ना, संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अगर उसमें मॉइस्चर होगा तो मॉइस्चर को वो होल्ड कर नहीं पाएगी और बारिश के रूप में गिर जाएगी, वर्षण हो जाएगा, है ना, बारिश उसी को कहेंगे। यही तो होता है यहाँ पे। हर डेली 4 बजे के आसपास इस वाले एरिया में क्या है, बारिश होती है। और इसी वजह से क्या होता है यहाँ पे, जब यहाँ डेली बारिश हो रही है और टेम्परेचर ज़्यादा है यहाँ का, और डेली टेम्परेचर ज़्यादा है, इस वजह से डेली बारिश हो रही है। बारिश हो रही है तो वनस्पति ऑल अपने आप ज़्यादा होगी। इस वाले जो एरिया की ये खास बात होती है। यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में उसने यही बात आपको लिख के दी है। मैं आपको एक बार पढ़ के भी सुना देती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा पता है कि आप लोग तो अपने तरीके से पढ़ रहे ही नहीं होंगे इसको। देखिए घने वन होंगे, एक तो ये भूमध्य रेखा उष्ण कटिबंध के आसपास पाए जाएंगे, समझ गए, के पास पाए जाएंगे। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ये क्षेत्र कैसा होता है, गर्म होता है, पूरे वर्ष अत्यधिक वर्षा होती है, ये मैंने आपको बता दिया। मौसम यहाँ कभी भी, जब यहाँ वर्षा हो रही है तो शुष्क होने का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ के जो पेड़ है ना, अपनी पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झाड़ते। मैं बताती हूँ होता क्या दरअसल। देखिए साहब, यहाँ पे ये जो एरिया है, मान लीजिए ये उष्ण कटिबंध का एरिया है, ठीक है। अब यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा है,
टेम्परेचर ज़्यादा है तो बारिश बहुत ज़्यादा है, बारिश बहुत ज़्यादा है तो पेड़ पौधे बहुत तरह के हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत तरह के हैं, मतलब अलग अलग टाइप के हैं बहुत सारे। तो भाई हर पेड़ की अपनी एक प्रवृत्ति होती है, अपनी एक प्रकृति होती है कि वो किसी खास मौसम में पत्तों को गिराता है, किसी खास मौसम में पत्तों को गिराएगा। अब भाई साहब यहाँ तो हर टाइप के पेड़ हैं, ये आपको दिख रहा है जो जंगल, ये यहाँ तो हर टाइप के पेड़ हैं। तो कुछ पेड़, सारे पेड़ ऐसे थोड़ी होंगे कि सबका टाइम एक ही साथ होगा कि सारे पत्ते गिरा देंगे। बहुत वैरायटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, वैरायटी बहुत ज़्यादा है, बहुत तरह के हैं, विभिन्नता बहुत ज़्यादा है। तो अगर कुछ पेड़ों ने यहाँ पत्ते गिरा भी दिए मान लीजिए, तो बाकी तो हरे भरे हैं ना, तो इसलिए ये वन हमें सदाबहार दिखते हैं, हमेशा हरे भरे दिखते हैं। समझ गए इस कॉन्सेप्ट को आप? चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है कि यहाँ के पेड़ों की खास बात क्या होती है। एक तो यहाँ के जंगल में बहुत घने होते हैं और उनके वितान जो है ना मोटे होते हैं। वितान मतलब तना जो होता है पेड़ों का बहुत मोटा होता है, मोटा होता है। दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि ऊपर इतने घने होंगे जंगल, इतना घना है कि पूरा सूर्य का जो प्रकाश होगा वो नीचे ज़मीन तक पहुँच नहीं पाता। ये जाने ही नहीं देते क्योंकि इतने ज़्यादा घने है ना। आमतौर पर यहाँ की जो लकड़ी होती है वो कैसी हो जाती है, बहुत मजबूत, बहुत कठोर लकड़ी होती है, इसलिए यहाँ की लकड़ी को एक्स ब्रेकर कहा जाता है, कुल्हाड़ी तोड़ने वाली। यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष हैं जो इनके नाम ये हैं रोजवुड, अबोनी, महोगनी। ये यहाँ के जो वृक्ष हैं वो हैं जो इस वाले एरिया में पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना, ये हमने पहले भी पढ़े हैं, ये पहले आ चुका है। ये देखिए ब्राज़ील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि उन्हें पृथ्वी के क्या कहा जाता है, फेफड़े कहा जाता है। फेफड़े क्या करते हैं, क्या करते हैं फेफड़े? जो हमारे बाहर से एयर जो जाती है उसको प्योरीफाई करके ब्लड में सर्कुलेट कर देते हैं, उसको वो इसमें चली जाती है हमारे हार्ट में और ब्लड के साथ में मिक्स होके चली जाती है, वो प्यूरीफाई करके भेज देता है उसको अंदर। ठीक, ये तो होता है काम फेफड़े का। तो ये वाले इनको फेफड़े क्यों कहा जाता है? भाई जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतने ज़्यादा खाना बनाएंगे, जितने ज़्यादा खाना बनाएंगे उतने ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, तो फेफड़े हो गए कि नहीं हो गए, ये वाली चीज़ है, इसलिए इनको ये कहा जाता है। ये देख लीजिए आप, एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। ये मगर जैसे बड़े जानवर को यूं ही खा लेता है। एनाकोंडा मूवी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको कितना बड़ा होता है, और होता है सच में, ये है सच बात है ये, क्योंकि जोग्राफिकल फिनोमिना है ये, तो इसलिए ये बात सही है। ये ऐसे नहीं है कि कोई कहानी है और किसी ने ऐसे ही बना ली बस हो गया, नहीं ऐसे नहीं है। अब देखिए दूसरे टाइप के वन जो हैं, वो जो दूसरे टाइप के वन हैं उनका नाम है जी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये ऐसे वाले वन हैं, ऐसे वाले वन हैं जो कि किसी मतलब वर्ष के किसी मौसम में, वर्ष के किसी महीने में अपनी पत्तियां गिराते हैं और सारे जो पेड़ हैं एक साथ पत्तियां गिराते हैं। पर्णपाती का मतलब है पत्तियां गिराने वाले वन, जिनकी पत्तियां गिरी, आपको दिखेगा, आपको समझ में आएगा कि अच्छा अच्छा पतझड़ चल रहा है। सदाबहार वनों में आपको पतझड़ का पता नहीं चलेगा, वहाँ हमेशा चलता रहता है पतझड़, लेकिन वहाँ आपको पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि कुछ पेड़ तो ऐसे हैं जिन्होंने पत्तियां गिराई, कुछ ने नहीं गिराई हैं, क्योंकि वो वैरायटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेड़ देखिए हैं तो ये भी गर्म एरिया वाली, गर्म एरिया वाली हैं, लेकिन कैसे वन है, पर्णपाती हैं। सारे जो पेड़ हैं अपनी पत्तियां जो नीचे गिराएंगे वो किसी एक ख़ास मौसम में गिराएंगे। आप देखते होंगे जब पतझड़ चलता है तो सारे पेड़ आपको एकदम ऐसे दिखेंगे, लकड़ी लकड़ी, ऐसा लगेगा किसी ने कपड़े उतार दिए इनके, ऐसा फील होता है। तो यही वाली बातें यहाँ लिखिए। इन वनों का दूसरा नाम क्या है, मानसूनी वन है। भारत में जितने मिलते हैं ये मिलते हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी ये मिलते हैं, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में ये पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होता है। देखिए जो आपने अभी 0 डिग्री वाली जलवायु देखी है ना, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सदाबहार वन जो देखे हैं, या वर्षा वन भी उनको कहा जाता है, सदाबहार वन भी कहा जाता है। वर्षा वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्षा बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर, इसलिए डेली होती है। अब इनका क्या होता है कि इन वाले जो ये जो पेड़ हैं, जो मैंने आपको ये वाले जो पढ़ा रही हूँ मैं, पर्णपाती वन जो होते हैं, इनमें ये दिक्कत होती है कि ये एक ख़ास मौसम में अगर पत्ते गिराएंगे, एक ख़ास मौसम में अगर पत्ते गिराएंगे तो सारे के सारे पेड़ एक साथ
वैसे हो जाएंगे तो ये पूरा सूखा 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 दिखेगा। उसी को हम लोग पतझड़ कह देते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं, पतझड़ कह देते हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जल संरक्षित रहे। ट्रांसपिरेशन मैंने आपको एक कल प्रोसेस बताया था, उसका हिंदी मतलब मुझे पता नहीं चला, आज भी नहीं पता चला, मैंने ढूंढा भी, लेकिन हिंदी मतलब उसका कुछ निकल के आया नहीं। तो ट्रांसपिरेशन ही आप लोग अगर ध्यान रख सकते हैं तो रख लीजिए, अदरवाइज़ तो प्रोसेस तो ध्यान रख ही सकते हैं। मैंने बताया था आपको कल, एक बार फिर बता देती हूँ। होता क्या है, पौधे की जो पत्तियाँ होती है ना, मान लीजिए साहब ऐसी ऐसी कोई पत्ती ये मैंने बना ली, यहाँ पे ऐसी ऐसी एक पत्ती बनाई। होता क्या है, इसमें बहुत छोटे छोटे ना पोर होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ऐसे ऐसे। आप देखेंगे तो माइक्रोस्कोप से आपको दिख जाएंगे, पोर होते हैं ऐसे ऐसे। इनको स्टोमेटा कहते हैं एक्चुअली। इनसे क्या होता है, पानी का लॉस होता है, पानी इनसे बाहर जाता है, उसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, उसी को कहा जाता है, ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। एक तो गर्मी पड़ रही है, ऊपर से ये पानी इस तरह चला जाएगा, तो ये क्या करते हैं, पत्तियों को गिरा देते हैं। अब पत्ते गिर जाएंगे तो पानी का लॉस नहीं होगा, तो पानी क्या होगा, संरक्षित हो जाता है। समझ गए बात को, ये वाली चीज़ है ये। तो जल को संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष क्या है, पत्तियाँ झाड़ देते हैं। शुष्क मतलब गर्म मौसम में ऐसा करते हैं। यहाँ मौसम में भी परिवर्तन होता है। जो 0 डिग्री वाली जलवायु है, इसमें मौसम आपको हमेशा एक जैसा दिखता है कि डेली बहुत गर्मी होगी, 4 बजे के आसपास बारिश हो जाएगी, एक जैसा ही मौसम चलता रहता है हमेशा। वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन इन वनों में, जहाँ पे जिन एरिया में ये वाले वन हैं, वहाँ पे मौसम परिवर्तन होता है। कभी बहुत सर्दी, कभी बहुत गर्मी, कभी बरसात। ये वाला हमारे एरिया, भारत को आप याद रख लीजिए, आपको ये वाले वन याद रह जाएंगे, भारत में किस किस तरह का काम होता है। इन जो ये वाले जो पेड़ हैं, इनमें कौन कौन से, एक तो इनकी लकड़ी मजबूत होती है, इनकी भी साल, सागौन नाम सुना होगा, नीम शीशम आपने देखे होंगे, ये होते हैं। फर्नीचर, यातायात निर्माण सामग्री बनाने के लिए इनका काम होता है। इनमें जो आमतौर पर जानवर पाए जाते हैं वो बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर, ये सब जो मतलब जो आपको दिखता है, जो आपने देखा है, वो सब पाया जाता है। तो यहाँ की वनस्पति और यहाँ के जानवरों को याद रखने का मुझे लगता नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आप इसी वाले एरिया में रह रहे हैं, आपको ये वाला देखा है आपने, समझ गए। तो ये वाली चीज़ है। अच्छा, अब आते हैं हम शीतोष्ण सदाबहार वन पर। शीत प्लस उष्ण मैंने आपको ऐसे बताया था, ये पृथ्वी है जी हमारी, ये 0 डिग्री है भाई साहब इक्वेटर, यहाँ से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, जो इन दोनों के बीच का एरिया है, इसी को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री के बीच वाला जो एरिया है, दोनों क्षेत्र में, दोनों रीजन में, इसको कहते हैं हम शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि ऊपर ठंडा है और नीचे गर्म है। तो कुछ शीत और कुछ उष्ण, तो क्या बन गया, शीतोष्ण, दोनों को जोड़ दिया। शीतोष्ण सदाबहार वन, सदाबहार का आपको पता है हमेशा हरे भरे, और वन का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश देख लीजिए साहब, एक तो ये मध्य अक्षांश तो है ही यहाँ पे, क्योंकि 23.5 से 66.5 है। तटीय प्रदेश मतलब जो कि किनारे वाले प्रदेश हैं, वहाँ पे पाया जाएगा। जैसे महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाया जाएगा। महाद्वीप जहाँ होंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, देखिए मैं आपको वो बना के दिखाती हूँ, मैंने ऐसे ही खींच दिया, दूसरा बनाती हूँ। देखिए साहब, जैसे कि आप यहाँ मान के चलिए, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। माफ़ करिएगा, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। ऐसा ऐसा करके कुछ अफ्रीका है, ठीक है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया। ये जितनी जगह थी मैंने बना दिया। तो साहब ये कह रहा है कि महाद्वीपों के पूर्वी किनारे, आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो पूर्वी किनारा कौन सा होगा, ये वाला होगा ना। ये पश्चिम है इधर, ये पूर्व है इधर पूरा, इधर ये पूर्व, इधर ये पश्चिम, डायरेक्शन याद है ना। तो पूर्वी किनारे ये वाले हैं, तो इधर जो पाए जाएंगे, तो यानी कि यहाँ जो पाए जाएंगे, यहाँ पाए जाएंगे और यहाँ पाए जाएंगे। मध्य अक्षांश तो यही हो गया ना, यही तो हो गया मध्य अक्षांश। तो इनको क्या कहा जाता है, ये वाले वन इस जगह पे पाए जाएंगे। आपको, आप इसको ध्यान से देखिए लोकेशन को। दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण पूर्वी अमेरिका में, दक्षिण चीन में, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में इस जगह पाए जाएंगे। इनमें बांज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के, भाई देखिए उष्ण है, बारिश होती होगी बहुत ज़्यादा तो दृढ़ हो जाते होंगे, जहाँ बारिश कम होती होगी जिन एरिया में मुलायम हो जाते होंगे पेड़।
ये वाले पेड़ हैं जो यहाँ मिलते हैं, इनके नाम हैं यहाँ पे ये दिए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। इससे आगे का पढ़ेंगे हम कल, अभी नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा फिर आपके लिए।